नमस्कार दोस्तों, ये भारत के भूगोल का वीडियो नंबर 3 है। इसके पहले भारत के भूगोल का वीडियो नंबर 1 और 2 को अपलोड कर दिया गया है। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। घटना चक्र का प्लेलिस्ट है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल रहेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसका PDF में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं तो कहाँ नहीं पाया जाता है? कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन तीनों राज्यों में पाया जाता है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। यहाँ पर आप समझिएगा कि आपको तो पता है कि राजस्थान, पंजाब, गुजरात, इन सभी राज्यों में कांटेदार जंगल मिलता है। लेकिन यहाँ पर समझिएगा, ये पश्चिमी घाट है, ये आपके पूर्वी घाट है। जो पश्चिमी घाट है इसका पूर्वी क्षेत्र, और जो पूर्वी घाट है इसका पश्चिमी क्षेत्र, ये आपके वृष्टि छाया क्षेत्र है। वृष्टि छाया क्षेत्र है। वृष्टि छाया क्षेत्र किसे बोला जाता है? तो इधर हवा नीचे उतरता है और यहाँ पर बारिश बहुत ही कम होता है। और जहाँ बारिश कम होगा, जहाँ मौसम शुष्क रहेगा, वहाँ पर कांटेदार जंगल मिलेगा। ठीक है ना। कांटेदार जंगल में आता क्या क्या है? तो इसमें आप लोग कैक्टस, खैर, बबूल, ककीर का नाम याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। कैगा, कैगा क्या है? तो मैंगलोर के निकट है। यह न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैगा परमाणु शक्ति संयंत्र भारत के कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले के कैगा ग्राम के समीप काली नदी किनारे नाभिकीय संयंत्र है। तो आपसे पूछ सकता है कि जो कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र है किस नदी किनारे है? तो काली नदी किनारे है। यह वर्ष 2000 में कार्यरत है। इसका संचालन भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित फसलों में से किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुआ है? तो गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुआ है। भारत में हरित क्रांति के कारण गेहूं फसलों के उत्पादन में वृद्धि की अधिकतम देखी गई है, जो है ना। हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1966-67 में भारतीय कृषि में उच्च उपज वाले किस्म के बीज से हुई है। भारत में जो हरित क्रांति के जन्मदाता हैं उनका नाम है MS स्वामीनाथन, उनका नाम है। सिंचित भूमि के अंतर्गत शुद्ध बोई गई भूमि में प्रतिशत के घटते क्रम में रखे गए राज्यों के सही क्रम को पहचानना है। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और आपके आंध्र प्रदेश है घटते क्रम में। तो C इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य आपके उत्तर प्रदेश है। इसके पश्चात राजस्थान, पंजाब और आपके आंध्र प्रदेश है। किस राज्य में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी है? तो सर्वाधिक जो आपके लेटेराइट मिट्टी मिलता है वो आपके मेघालय में। तो C इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेटेराइट मिट्टी उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। ये वर्षा के कारण तीव्र लिंचिंग का परिणाम है। यह मिट्टी मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के उच्च क्षेत्रों में विकसित हुई है। यह मुख्यतः केरल, याद रखिएगा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पठार, मेघालय, उड़ीसा, असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। सर्वाधिक लेटेराइट मिट्टी मेघालय में पाई जाती है। VVI कर लीजिएगा इसे। छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से उपलब्ध है। तो सस्ता श्रम यहाँ पर मुख्य रूप से उपलब्ध है। तो B इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। तो किससे होता है? राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है। संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का लगभग 40% यातायात राष्ट्रीय राजमार्ग से संपन्न होता है। वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार देश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई जो है 1,44,955 किलोमीटर है। इसे याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणी में किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो पूर्वी पीर पंजाल को पार करती है। जो पूर्वी पीर पंजाल है लघु हिमालय का भाग है। 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में
लेह मनाली हाईवे पर हिमाचल प्रदेश में बनाई गई है। इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश में बनाई गई है। अटल टनल रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लद्दाख को सुदूर लाहौल और स्पीति तक सभी मौसमों में सड़क मार्ग सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। हालांकि सुरंग केवल लाहौल प्रदेश में केलांग के उत्तर में दारचा तक कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन, ये भी इम्पोर्टेंट है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया है तथा भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश सूरी ने इस टनल की शुरुआत किए थे। 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया है। कब किया गया है? 2020 में किया गया था। अगला पॉइंट है कि निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेन में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है? तो जब देखिए सवाल पूछा गया था तो उस समय तो आपके था त्रिवेंद्रम सेंट्रल था ना, लेकिन वर्तमान में ये बदल गया है। ठीक है, वर्तमान में बदल गया है। वर्तमान में कौन हो गया है? तो वर्तमान में आपके विवेक एक्सप्रेस हो गया है। विवेक एक्सप्रेस हो गया है जो आपके 4189 किलोमीटर की दूरी तय करती है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़ आपके असम में है और कन्याकुमारी आपके तमिलनाडु में है। तो आपको ये बड़ा याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये बदल गया है तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया? हमने स्पीड पोस्ट का आरंभ कब किया गया है? तो 1986 में किया गया है। 1986 में किया गया है। भारत में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष होता है? तो 1851 में होता है। इसे आप लोग पढ़ भी सकते हैं यहाँ पर कि भारत में 1850 में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच शुरू की गई। ये भी आपके जो डायमंड हार्बर है ये भी आपके पश्चिम बंगाल में ही है। प्रथम टेलीग्राफ लाइन को 1851 में इंग्लैंड की ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड ने भारत में कलकत्ता, बम्बे, मद्रास, अहमदाबाद, कराची में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए। 28 जनवरी 1882 को टेलीफोन सेवा की औपचारिक स्थापना की गई। नेक्स्ट है कि पाट अंचल अवस्थित है, तो कहाँ पर अवस्थित है? तो आपके झारखंड में अवस्थित है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है झुमरी तिलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में स्थित है? तो झुमरी तिलैया आपके झारखंड राज्य में स्थित है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। झुमरी तिलैया झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में स्थित है। पहले आपके ये बिहार में स्थित था, लेकिन आपको पता है कि बिहार और झारखंड का विभाजन कब होता है? तो 15 नवंबर 2000 को। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो इसका सही अवरोही क्रम आपका हो जाएगा, सबसे बड़ा आपके है मध्य प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद आपका होगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद बिहार। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप इसे देख लीजिए। क्षेत्रफल जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में आजकल जो है ना क्षेत्रफल पूछ दिया जाता है राज्यों का। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,82,52 है। उत्तर प्रदेश का 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। जो आंध्र प्रदेश है इसका 1,60,205 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का 94,163 वर्ग किलोमीटर है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? इसमें से सबसे बड़ा जिला कौन है? तो आपके कच्छ है। कौन है? कच्छ है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, जो लेह है वो आपके 45,100 वर्ग किलोमीटर है, जबकि जो कच्छ है 45,674 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन आपको याद रखना है कि जो बीपीएससी है, बीपीएससी इसका आंसर जो है ये आपके लेह दिया था, है ना, लेह दिया था, लेकिन लेह आपके गलत है, लेह आपके गलत है। लेकिन बीपीएससी माना है तो आप लोग भी ये मान सकते हैं, क्योंकि में भी हो सकता है कि आयोग अगर दोबारा सवाल पूछे तो आंसर ले ही दे। असम कुल मिलाकर कितने राज्य एवं
केंद्र शासित प्रदेश से घिरा है? जो असम है कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से घिरा है? तो आपके 7 से घिरा हुआ है। एक बार यहाँ पर आप देख लीजिए, देखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए ये बीच वाला जो है ना, ये बीच वाला आपके असम है। तो असम की जो सीमा है ना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय और आपके पश्चिम बंगाल। तो 1 2 3 4 5 6, तो 7 राज्यों से घिरा हुआ है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है ना, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। गद्दी लोग निवासी हैं, तो कहाँ के निवासी हैं? हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश तथा संघ शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख में निवास करती है। बोडो निवासी है। बोडो कहाँ की निवासी है? तो गारो पहाड़ी के निवासी है। बोडो जनजाति एक निर्जातीय और बहुभाषीय समुदाय है जो भारत के उत्तर पूर्वी की गारो पहाड़ी तथा असम के बोडोलैंड में पाई जाती है। गारो जनजाति है, तो जबकि गारो जनजाति ये कहाँ पर पाया जाता है? तो यहाँ पर देखिएगा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो है गारो जनसंख्या मेघालय, असम, मिजोरम 3 राज्यों में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त यह जनजाति नागालैंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। तो इसमें देखिए जो आपके विकल्प दिया गया है, इसमें असम भी है, आपका मेघालय भी है। तो इस कारण से इसका आंसर आपके नहीं हो सकता है, ठीक है। इसका आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि देखिए असम भी दिया गया है, आपका मेघालय भी दिया गया है, ठीक है, और मिजोरम भी दिया गया है। गंगा के जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग है, तो कितना है? तो 6000 मीटर तक है। क्योंकि आपको पता है जब हिमालय का निर्माण हुआ था, तो जो आपके आज उत्तर भारत देख रहे हैं एक तरीके से पूरा खाई था, पूरा क्या था? गहरा वाला खाई था। तो धीरे धीरे आपके जो हिमालय से मिट्टी आया और जो आपके एक खाई था भर गया और आज उत्तर भारत का मैदान बन गया है। तो ये बात पूछा गया है कि गंगा के जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग है, तो 6000 मीटर तक होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक बार देख लीजिए कि ओल्डहम के अनुसार गंगा के जलोढ़ निक्षेप की मोटाई 4000 से 6000 मीटर तथा ग्लेनी के अनुसार 2000 मीटर से वैज्ञानिक का नाम है। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन है? तो जो भारत की सबसे जो लंबी नदी है वो आपकी गंगा है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। नर्मदा का 1312 किलोमीटर है। जो महानदी है उसका 851 किलोमीटर है, 851 किलोमीटर है। ये आपके गंगा हो गया जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, उसके ऊपर नीचे गोदावरी हो गया है ना, उसके ऊपर महानदी हो गया, और ये हो गया आपके नर्मदा नदी, ठीक है। पूछेगा कि नर्मदा नदी कहाँ पर गिरता है, तो आपको याद रखना है खंबात की खाड़ी में गिरता है, अरब सागर में गिरता है, जबकि गंगा, गोदावरी और महानदी तीनों आपके बे ऑफ बंगाल में गिरता है। गंगा नदी किनारे सबसे बड़ा शहर है, तो सबसे बड़ा शहर आपके है कानपुर है, तो उससे इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कानपुर है इसकी आबादी 30 लाख है, पटना 25 लाख, वाराणसी 15,97,000, इलाहाबाद का आपके 14,72,000 है, ठीक है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है, तो आपके ब्रह्मपुत्र है, सतलज है, आपके सिंधु है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु ये जो तीनों नदी है, ये तीनों आपकी नदी है। इसका निर्माण जो है हिमालय के पहले हुआ है, इसका निर्माण हिमालय के बनने से पहले हुआ है, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत में मानसरोवर के निकट आंगसी हिमनद से निकलती है, जबकि सतलज नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राकस ताल से निकलती है। सिंधु नदी मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। जो सतलज नदी है भारत में
सिपकिला दर्रा से प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश में। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? जो मानस नदी है किसकी उपनदी है? तो ब्रह्मपुत्र की आपकी उपनदी है। मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की अंश सहायक नदियाँ, इसका नाम इस प्रकार है: जलढाका, तिस्ता, कामेंग, सुबनसिरी, धनेश्वरी, बूढ़ी, दिहांग, दिबांग, कोपली है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में, ये नाम याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है आपके, एक बार रुकिए यहाँ पर, जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसे तिब्बत में यारलुंग बोला जाता है ना, या तो सांगपो बोला जाता है तिब्बत में, जबकि अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग बोला जाता है, जबकि असम में इसे ब्रह्मपुत्र बोला जाता है, और जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में इसे जमुना बोला जाता है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदियाँ की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करना है, तो कर लीजिएगा। अधिकांश हिमालय नदियाँ बारहमासी हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर है। ठीक बात है, क्योंकि जो हिमालय से नदियाँ निकलती है उससे बर्फ़ पिघलकर 12 महीना पानी उपलब्ध होता है, जबकि जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं केवल वर्षा के दिन में से पानी मिलता है। हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है, तो ये पॉइंट आपका ठीक है, दोनों ठीक है। प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण का कारण बनती है, तो ये आपकी गलत है ना, ये आपके गलत हो जाएगा। तो इसमें सही जो आंसर हो जाएगा 1 और 2, 1 और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो इसमें से जो कौन सी आपकी नदी है वो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, तो नर्मदा आपकी बहती है। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती दोनों बहती है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, पश्चिम की ओर, है ना, तो पश्चिम की ओर प्रवाहित कौन कौन होती है? नर्मदा होती है और आपकी ताप्ती होती है, नर्मदा और ताप्ती होती है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो राप्ती नदी है इसके बारे में याद रखिएगा, राप्ती आपकी घाघरा की सहायक नदी है। राप्ती जो है घाघरा की सहायक नदी है, पर देखिए लिखा भी गया होगा। भारत में पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली 3 प्रमुख नदियाँ कौन कौन है? नर्मदा है, ताप्ती है, साबरमती है, साथ ही माही नदी है। राप्ती नदी घाघरा की सहायक नदी है ना, घाघरा की सहायक नदी है, जो उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। अब घाघरा किसकी सहायक नदी है? तो घाघरा आपकी गंगा की सहायक है। देखिए, जो आपकी राप्ती है या किस में मिली? घाघरा में मिलती है, और घाघरा किस में जाकर मिलती है? तो गंगा में मिलती है। कावेरी नदी से राज्यों से होकर गुजरती है। कावेरी नदी कौन कौन से राज्यों से होकर आपके गुजरती है? तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु से होकर गुजरती है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी श्रेणी के तलकोबरी से निकलकर 800 किलोमीटर लंबी तथा 87,900 वर्ग किलोमीटर अपवाह क्षेत्र में प्रवाहित होती है। इसका अपवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं पुडुचेरी में विस्तृत है। पहाड़ से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है, जहाँ यह श्रीरंगपट्टनम और शिवसमुद्रम एवं श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। तीनों याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सोन नदी, नर्मदा नदी तथा महानदी निकलती है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सोन और नर्मदा ये दोनों तो अमरकंटक से निकलती है, जबकि महानदी जो है ये छत्तीसगढ़ से निकलती है, छत्तीसगढ़ के सिहावा के पहाड़ी से निकलती है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर लिखा गया है। जबकि महानदी जो है धमतरी के सिहावा पहाड़ी से निकलती है, और सिहावा की पहाड़ी कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में है, तो इसका आंसर कोई नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। आप लोग बार बार याद करते रहते हैं कि जो तीनों नदी है कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है, वो गलत है। वो क्या है? गलत है, क्योंकि जो है महानदी वहाँ से नहीं निकलती है। और महानदी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसी पर हीराकुंड बांध है। दामोदर नदी निकलती है, तो सिंपल सवाल है,
छोटा नागपुर के पठार से निकलती है? दामोदर नदी। दामोदर नदी छोटा नागपुर की पठार की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी लंबाई 592 किलोमीटर है। किसकी सहायक नदी है? तो हुगली की सहायक नदी है। दामोदर को बंगाल का शोक बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? तो जो आपके भूमि बंधित नदी है उसका नाम है लूनी। जो लूनी नदी है ये आपके अरावली पर्वत से निकलती है और रन के कच्छ में ही विलीन हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर समझिएगा, भूमि बंधित मतलब भूमि से क्या है, बंधा हुआ है ना, भूमि से बंधा हुआ है। वो आपके कोई भी जो ये नदी होता है या तो कोई समुद्र में गिरता है, कोई झील में गिरता है, कोई नदी में गिरता है, जबकि ये नदी जो है आपके स्थल पर ही समाप्त हो जाता है, रन के कच्छ में। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। ये नदी का लंबाई आपके 495 किलोमीटर आपके इसकी लंबाई है। निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? तो सर्वाधिक जो है कौन सा नदी जो है अपना मार्ग परिवर्तन किया है? तो कोसी नदी किया है और इसे बिहार का शोक बोला जाता है। 2008 में कोसी में बहुत भयानक आपकी बाढ़ आया था। दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती है? देखिए, तीनों के तीनों नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्कन ट्रेप पठार का गठन किस काल में हुआ? दक्कन ट्रेप पठार का गठन किस काल में हुआ है? तो क्रिटेशियस काल में होता है, क्रिटेशियस काल में होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्कन ट्रेप पठार के गठन का प्रारंभ लगभग 66 मिलियन वर्ष पूर्व क्रिटेशियस काल के अंत में हुआ था। पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियाँ और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वनों को चुनिए। तो कौन सा वन पाया जाता है पश्चिमी घाट पर? उत्तर पूर्वी जो आपके पहाड़ी है, जो उत्तर पूर्वी राज्य की पहाड़ी है वहाँ पर, और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। तो आपको याद रखना है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का विस्तार 75% से अधिक नहीं है? तो मिजोरम और मेघालय में आपके 75% से अधिक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, जो मिजोरम है 84.53 है और आपके जो मेघालय है 76% है, जबकि नागालैंड में 73.9% है, मध्य प्रदेश में 25.14% है। अगर पूछा जाएगा कि भारत में सर्वाधिक वन जो है कहाँ है क्षेत्रफल के आधार पर, तो क्या बताइएगा? तो बताइएगा मध्य प्रदेश। क्या बताइएगा? मध्य प्रदेश। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही की पहचान करना है तो कर लीजिए। ग्रेटर हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है। तो ठीक बात है, जो बृहद हिमालय है वो कहीं उसमें कटफट ना के बराबर है। निम्न हिमालय अपनी व्यापकता और अनुप्रस्थ वादियों के लिए जाना जाता है। तो ये आपकी गलत है। शिवालिक बाह्य हिमालय जो कि उत्पत्ति में सबसे नवीनतम है, तो सही पॉइंट है। तो इसमें सही कौन है? 1 और 3 आपके सही है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। भारत के एक राज्य की निम्न विशेषताएं हैं। तो किस राज्य के बारे में बताया गया है? तो देख लीजिए, इसका उत्तरी भाग शुष्क है और अर्धशुष्क है। इसके मध्य भाग में कपास की खेती होती है। खाद्यान्न फसलों की तुलना में नकदी फसलों को प्रमुखता दी जाती है। तो ये कहाँ का बात चल रहा है? तो गुजरात का बात चल रहा है। यहाँ पर देखिए, इधर आपके राजस्थान है, तो जो आपके गुजरात है, गुजरात का आपके जो उत्तरी भाग है ये कैसा होगा? शुष्क और अर्धशुष्क होगा। और जो बीच वाला भाग है यहाँ पर कपास की खेती होता है, ठीक है ना। और यहाँ के जो लोग हैं नकदी फसलों के उत्पादन पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये बात बोला गया किसके बारे में? गुजरात के बारे में बोला गया है। निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? जो भूगर्भ इतिहास है उसमें सबसे नवीनतम कौन है? तो बिहार का मैदान है। बिहार का मैदान जो है सबसे
नवीनतम है। यहाँ पर समझिएगा, बोला जाएगा कि सबसे पुराना कौन है, तो जो सबसे पुराना आपके है, याद रखिएगा, ये आपके धारवाड़ है। कौन है? धारवाड़ कॉलम जो है सबसे पुराना है, जबकि जो विंध्यन है वो आपके सेकेंड पर है। विंध्यन आपके सेकेंड पर है, ठीक है। और जो आपके पश्चिम चंपारण का हिस्सा है ये आपके टर्सरी का है, और जो आपके मैदान है वो आपके सबसे नया है। मैदान क्या है? सबसे नया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। यहाँ से बीपीएससी में कई बार सवाल बन चुका है, इसे आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार में निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा सी, पूर्णिया और पटना। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का अलग अलग तापमान। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आम्र वर्षा है, तो आम्र वर्षा के बारे में यहाँ पढ़ लीजिए। कर्नाटक एवं केरल में अप्रैल महीने में तड़ित झंझावात के साथ होने वाली वर्षा को चेरी ब्लास्म कहते हैं, जबकि मई महीने में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं, क्योंकि इस वर्षा से आम के फल पकने लगते हैं। बंगाल एवं असम में मई महीने में होने वाली तड़ित झंझावात के साथ वर्षा को काल बैसाखी बोला जाता है। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दिए गए विकल्प में से कोई भी आपका विकल्प क्या है? सही नहीं है, कोई भी विकल्प इसमें सही नहीं है। अगला पॉइंट देखिएगा कि निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है? तो इसमें से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होता है? आप सभी को पता है, लौटते मानसून के समय जो है तमिलनाडु के तट पर जो है बारिश होता है। कब होता है? तो अक्टूबर नवंबर के महीने में उत्तर पूर्वी मानसून, लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु के तटवर्ती इलाके में 65 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा आपके होती है, जबकि जब मानसून भारत में एंट्री करता है तो उस समय जो है तमिलनाडु के तट पर वर्षा नहीं होता है। चेरापूंजी अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है? मेघालय राज्य में अवस्थित है। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होता है? तो मानसिनराम में होता है। कहाँ पर होता है? मानसिनराम। ये भी कहाँ पर है? ये भी आपके मेघालय में है। उसके बाद इसे मैच कर लीजिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मैच कर लेना है। ये आपके प्राकृतिक आपदाएं हैं और आपके प्रदेश है ना। बाढ़, बाढ़ जो आपके कहाँ पर आता है? तो बाढ़ जो होता है उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान में आता है। भूकंप, भूकंप जो होता है हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र में आता है। सूखा, सूखा आपके होता है मध्य पूर्वी भारत में होता है। चक्रवात आपके झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा ज़्यादा प्रभावित होता है चक्रवात से, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देख लीजिए, इसका आंसर आपके बी हो जाएगा, है ना, बी हो जाएगा। और यहाँ पर भी लिखा गया है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है कि करेबास मृतका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, जो जाफरान के उत्पादन के लिए उपयोगी है, ये पाई जाती है। तो कौन सा राज्य में जो है करेबास या करेबा मिट्टी पाया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा कि आपके कश्मीर हिमालय में पाया जाता है, कश्मीर हिमालय में पाया जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है कि करेबा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो अभी आप देख चुके हैं कि केसर के उत्पादन के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेगड़, है ना, रेगड़ जिसका नाम है, देखिए जो रेगड़ है इसे रेगुर भी बोला जाता है। तो एक काली मिट्टी का ही नाम है, काली मिट्टी का ही नाम है, इसे रेगड़ या रेगुड़ बोला जाता है। जो आपकी काली मिट्टी है ये कपास के फसल के लिए महत्वपूर्ण है। और सर्वाधिक जो काली मिट्टी है इसका विस्तार आपके महाराष्ट्र राज्य में इसका सर्वाधिक विस्तार है, लेकिन थोड़ा थोड़ा विस्तार इसका बाकी भी राज्य में आसपास है, ठीक है ना। रेगड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है, तो अभी आप देख चुके हैं कहाँ पर है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक है। रेगुर का नाम क्या है? जो रेगुर मिट्टी है उसका नाम है काली मिट्टी। क्या नाम है? काली मिट्टी है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है। तो जो आपके मृदा अपरदन है, जो आपके मृदा का लगातार अपरदन हो रहा है, उसे कैसे रोक सकते हैं? तो देखिए, अति चराई द्वारा तो मृदा क्या हो जाएगा? अपरदन हो जाएगा, है ना।
वनस्पति के उन्मूलन द्वारा मृदा क्या हो जाएगा, अपर्दन हो जाएगा। तो अगर आप वन को रोपिएगा तो क्या हो जाएगा, मृदा का कटाव कम हो जाएगा, क्योंकि उसका जो जड़ होता है मिट्टी को पकड़ के रखता है।